Hello everyone, welcome back to the channel. This is Asnahan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the topic. This is part 7 of your chapter number 2, Sectors of Indian Economy. अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे तो पहले जाके प्रीवियस पार्ट देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखिए. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो एंड डू हिट दैट बेल बटन. नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. हमने कल ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा कि दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है, करा जाता है और कहाँ पे जो है कुछ भी मन मर्जी होती है. तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने ये देखा है जो वर्कर्स हैं वो प्रोटेक्टेड नहीं हैं, वो सेफ़ नहीं है, उनकी जॉब सेफ़ नहीं है. तो कैसे सेव करेंगे. द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफर जॉब्स दैट आर द मोस्ट सॉट आफ्टर. ठीक है, जो बची कुछ जॉब्स होती हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं. बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली. पर जो अपॉर्चुनिटीज़ ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो एक्सपेंड तो हो रही है बट बहुत स्लोली. इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू फाइंड मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो आप बहुत से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइजेज को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी. दे अडॉप्ट सच स्ट्रेटजीज टू इवेट टैक्सेस एंड रिफ्यूज़ टू फॉलो लॉज. क्योंकि वो बहुत से ऐसे आप कह सकते हो तरीके अपनाते हैं जिससे वो टैक्स से बच सकें, लॉस को फॉलो ना करें जो कि लेबरर्स को बचाते हैं, जो लॉस वो फॉलो नहीं करना चाहते बहुत से ऑर्गेनाइज सेक्टर. तो वो सब बचने के लिए थोड़ा अनऑर्गेनाइज की तरफ जाते हैं. एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर फोर्स्ड टू एंटर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स. इस वजह से बहुत से जो वर्कर होते हैं वो ऑर्गेनाइज से अनऑर्गेनाइज शिफ्ट हो जाते हैं. विच पे आ वेरी लो सैलरी, जहाँ पे सैलरी कम है. दे आर ऑफन एक्सप्लॉयटेड, काफ़ी बार उनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है. नॉट पेड अ फेयर वेज, और एक सही जो उनकी वेजेस होती है दिन भर की वो उनको नहीं मिलती है. दे अर्निंग आर लो एंड नॉट रेगुलर. अर्निंग्स वही है कि कम है और रेगुलर टाइमली नहीं मिल रही है. दीज जॉब्स आर नॉट सिक्योर एंड हैव नो अदर बेनिफिट्स. तो कोई और बेनिफिट भी नहीं मिलता है अनऑर्गेनाइज जॉब्स में बिल्कुल. तो अगर हम देखें 1990 से इट इज़ ऑल्सो कॉमन टू सी ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स लूजिंग देयर जॉब. हमने देखा है कि बहुत से वर्कर्स अपनी जॉब जो है लूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में. ठीक है, दीज वर्कर्स आर फोर्स्ड टू टेक अप जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर. क्योंकि अनऑर्गेनाइज में भी आप कह सकते हो उनको इतना स्टिफ लग रहा है तो इसलिए अनऑर्गेनाइज में शिफ्ट हो जाते हैं लो अर्निंग्स के साथ. हैंस बिसाइड द नीड फॉर मोर वर्क देयर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट ऑफ द वर्कर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो कह रहे हैं इसीलिए अगर ज़्यादा वर्क चाहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो उन्हें कुछ प्रोटेक्शन भी देना चाहिए या वहाँ पे कुछ प्रोटेक्शन भी होना चाहिए वर्कर्स के लिए. तो कैसे होगा वो प्रोटेक्शन, लेट्स सी. हु आर दीज वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन. ये कौन लोग हैं जिनको प्रोटेक्शन चाहिए होता है. इन द रूरल एरियाज द अनऑर्गेनाइज सेक्टर मोस्टली कंप्राइजेज ऑफ लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर. तो रूरल की बात करें, अगर हम गाँव की बात करें तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके एग्रीकल्चरल लेबर्स जिनकी खुद की ज़मीन होती नहीं, दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं. स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स, शेयर क्रॉपर, आर्टिसंस में वही वीवर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ. नियरली 80% ऑफ रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया आर इन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कैटेगरी. ठीक है, 80% से ज़्यादा लोग तो अगर हम गाँव के देखें तो इसी काम में हैं. ठीक है, दीज फार्मर्स नीड टू बी सपोर्टेड थ्रू एडिक्वेट फैसिलिटी फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स. तो इन फार्मर्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे भाई. इनको सीड्स पहुँचाए जाएँ, एग्रीकल्चर इनपुट्स जो होते हैं वो दिए जाएँ, कर्जा जो होता है वो दिए जाए, स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केटिंग आउटलेट्स, ये सब चीज़ें उनको मिलनी चाहिए. तो ऐसे वो सिक्योरिटी मिलेगी उन्हें. अगर हम अर्बन एरिया की बात करें यानी शहर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्राइजेज मेनली ऑफ वर्कर्स इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. वो मजदूर जो छोटी मोटी इंडस्ट्री में हैं, कैजुअल वर्कर जो कि आप देखते हो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मजदूरी करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट में जुड़े होते हैं वो, एंड दोज हु वर्क एज स्ट्रीट वेंडर्स. काफ़ी लोग तो आपको स्ट्रीट में कोई ना कोई सामान बेचते दिखेंगे. हैड लोड वर्कर्स जो सर पे सामान उठाते हैं, गारमेंट मेकर्स, रैग पिकर्स एक्सेट्रा. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऑल्सो नीड गवर्नमेंट सपोर्ट. उनको भी सपोर्ट चाहिए फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल. भाई किसी भी काम के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, मार्केट भी चाहिए जहाँ पे जाके वो बेच सकें. द कैजुअल वर्कर इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. तो प्रोटेक्शन तो अर्बन में भी चाहिए, रूरल में भी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं कि शहर में नहीं चाहिए, गाँव में चाहिए, दोनों जगह हमें प्रोटेक्शन चाहिए. We also find that majority of workers from scheduled caste, tribes and backward communities find themselves in the unorganized sector. तो बहुत से जो वर्कर्स हैं, मेजॉरिटी जो है SC वाले, ST वाले और बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को जो बिलोंग करते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में ही आपको मिलेंगे वर्कर्स. बिसाइड्स गेटिंग द इरेगुलर एंड लो पेड वर्क, दीज वर्कर ऑल्सो फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन. सिर्फ इनकी इनकम नहीं होती है कम, बट इनको सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करा जाता है. इनको लोग अपने बराबर नहीं मानते हैं, उतना अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं. सोशल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ही वही होता है जो आप किसी को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देते हो.
प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर इज दस नेसेसरी फॉर बोथ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। तो कह रहे हैं यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दोनों तरीके से मिलना चाहिए, इकोनॉमिक मिलना चाहिए यानी पैसे, और सोशल यानी सोसाइटी उनको अपनाए, ऐसा नहीं है कि वो उनको अलग समझे, ठीक है। नाउ सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अगर हम ओनरशिप की बात करें तो यहाँ पे जो सेक्टर्स हैं वो कैसे हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स हैं। ओनरशिप के हिसाब से भाई पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि जैसे आपने सेक्टर्स अभी वैसे पढ़े, अब ओनरशिप के हिसाब से आपने देख लिया भाई पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, वैसे आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी पढ़ लिए थे। तो अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू सेक्टर्स कुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हु ओन एसेट, कि भाई एसेट्स ओन कौन कर रहा है, किसके पास है उसकी ओनरशिप, एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिलीवरी ऑफ सर्विस, और कौन ये डिलीवरी करेगा सर्विसेज की, तो पब्लिक सेक्टर करेगा। पब्लिक सेक्टर भाई बेसिकली गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट ओन करती है, बहुत से एसेट्स होते हैं, प्रोवाइड करती है सर्विसेज। और प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप जो होती है एसेट्स की, डिलीवरी सर्विसेज की कौन हैंडल करता है, कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल, यानी एक पर्सन भी हो सकता है या फिर कोई कंपनी भी हो सकती है प्राइवेट। रेलवे और पोस्ट ऑफिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो रेलवे और भाई पोस्ट ऑफिस पब्लिक सेक्टर एग्जाम्पल है, पूरा गवर्नमेंट होल्ड करती है। वेरियस कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज हैं। अच्छा, एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर गाइडेड बाय द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट। जो एक्टिविटीज़ प्राइवेट सेक्टर में होती है उनका एक ही मकसद होता है, पैसे कमाना और या फिर प्रॉफिट अर्न करना। टू गेट सच सर्विसेज वी हैव टू पे मनी टू दीज इंडिविजुअल एंड कंपनीज। तो हमें अगर सर्विसेज चाहिए उनकी तो हम उनको पैसे देंगे। द पर्पज ऑफ द पब्लिक सेक्टर इज नॉट जस्ट टू अर्न प्रॉफिट। अच्छा, पब्लिक सेक्टर का ये होता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न नहीं करना है उसको, गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू टैक्सेस एंड अदर वेज टू मीट एक्सपेंसेज ऑन द सर्विसेज रेंडर बाय इट, क्योंकि वो कम चार्ज करती है। गवर्नमेंट सर्विसेज आपको सस्ती पड़ेंगी बट वो इतना कैसे कर पाती है, कोई हमसे पैसे कम कैसे लेती, कम नहीं लेती एक्चुअली। वो जो लोग होते हैं बहुत से, आप कह सकते हो जिनकी इनकम अच्छी होती है उनसे टैक्स कलेक्ट कर लेती है। वरना आपने देखा होगा रोड पे आप जाते हो टोल टैक्स देते हो, ये सब क्या होता है, ये गवर्नमेंट की इनकम होती है, वो इधर से पैसे कमाती है और उधर आपको बहुत सी फैसिलिटी वो सस्ते में देती है या फिर कुछ स्कीम्स लॉन्च कर देती है। तो ऐसा कुछ नहीं, पैसे आपके जाते हैं बट इनडायरेक्टली। हाँ, सबके नहीं जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं और बहुत से जो अमीर लोग होते हैं उनसे टैक्स वसूलती है और औरों पर खर्च करती है। तो प्रॉफिट अर्न करना एक चीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड करना एक चीज़, ये आपको किस में मिलेगा, पब्लिक सेक्टर में, ठीक है। Modern day government spend on a whole range of activities. What are these activities? Why do government spend on such activities? Let us find out. तो देखते हैं किस किस एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट स्पेंड करती है। These are several things needed by the society as a whole, but which the private sector will not provide at a reasonable cost. ये सारी वो चीज़ें होती हैं जो हर किसी को चाहिए, बट अगर प्राइवेट सेक्टर से वो लेगा या प्राइवेट सेक्टर अगर उस चीज़ को या सर्विस को प्रोवाइड करेगा तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। तो हर कोई इतने पैसे चार्ज नहीं दे सकता इतना ज़्यादा। क्यों? सम ऑफ दीज नीड्स स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी विच इज़ बियॉन्ड द कैपेसिटी। तो बहुत चीज़ों में बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं जो हर किसी की कैपेसिटी में नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च कर सके प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। ऑल्सो कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु यूज़ दिस फैसिलिटी इज़ नॉट ईजी। तो अब इतने लोग जो यूज़ करें फैसिलिटी, आप उनसे कैसे पैसे लोगे? इवन इफ दे डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज अ हाई रेट फॉर देयर यूज़। बिल्कुल ऐसा ही होगा, प्राइवेट सेक्टर पहले तो इतने लोगों को दे नहीं सकती और कोई भी सर्विस अगर देगी तो बहुत पैसे चार्ज करेगी। एग्जाम्पल्स आर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, रेलवे, हार्बर्स, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल मुश्किल नामुमकिन सी चीज़ है कि कोई भी प्राइवेट जो कंपनी है कुछ भी वो रोड्स कंस्ट्रक्ट कर पाए। कितना रोड कंस्ट्रक्ट कर पाएगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर? और पूरे देश में आपको पता है रोड को मेंटेन करना है, कंस्ट्रक्ट करना कितना बड़ा काम है। तो ये काम सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती है ऐसे काम, ठीक है। इरिगेशन थ्रू डैम्स, ये सब चीज़ें। दस गवर्नमेंट हैव टू अंडरटेक सच हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दोज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। तो भाई गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे खर्चा करती है और सबको ये फैसिलिटीज़ मिल पाएँ, सब उस चीज़ों को यूज़ कर पाएँ। तो ये काम गवर्नमेंट ही करती है या पब्लिक सेक्टर करता है। देयर आर सम एक्टिविटीज़ विच द गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट। कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी पड़ती है। द प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू द प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेस। और कई बार तो प्राइवेट सेक्टर अपना बिजनेस खुद नहीं कर सकती जब तक उसे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, परमिट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन मे पुश अप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन मैन इंडस्ट्री। क्या होगा भाई, अगर इलेक्ट्रिसिटी को सेल करा जाएगा कि जैसे वो जनरेट करी कितना उसमें पैसा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है गुड्स का, ठीक है, बहुत सी इंडस्ट्रीज़ में चार्ज करा जाता है, ठीक है। मैनी यूनिट्स स्पेशली स्मॉल स्केल यूनिट्स माइट हैव टू शट डाउन। तो क्या होगा, बहुत सी जो छोटी छोटी इंडस्ट्री खुली है तो बंद ही हो जाएंगी अगर प्राइवेटली उनसे चार्ज करा जाएगा। गवर्नमेंट हियर स्टेप्स इन बाय प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी एट रेट्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वो सस्ते रेट पर इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज लगाती है विच दीज इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। अब इतना तो सस्ते में अगर जब खर्चा आएगा, बिल आएगा बिजली का, तो वो लोग दे सकते हैं, बट महंगा होगा तो कैसे देंगे, है ना। गवर्नमेंट हैज़ टू बियर पार्ट ऑफ द कॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उसका खुद बोझ उठाती है, ठीक है।
सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट अ फेयर प्राइस. तो गवर्नमेंट जो है एक फेयर प्राइस पर, ऐसा कहा जाता है फेयर प्राइस, बाकी तो फार्मर्स को पता है कि उनसे फार्मर से खरीदती है गवर्नमेंट व्हीट राइस गेहूँ चावल फेयर प्राइस पे और उसको स्टोर करती है गोडाउन में और फिर उसको कम प्राइस में लोअर प्राइस में कंज्यूमर को राशन शॉप्स के थ्रू पहुंचाती है. यू हैव रीड अबाउट दिस इन द चैप्टर ऑन फूड सिक्योरिटी इन क्लास 9 में. अगर आपने फूड सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ा होगा दैन यू मस्ट हैव रिमेंबर अबाउट इट. ऐसा ही कह रहे हैं. द गवर्नमेंट हैज़ टू बियर सम ऑफ द कॉस्ट. इन दिस वे द गवर्नमेंट सपोर्ट बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर. तो कुछ जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट खुद लगाती है या उसका भुगतान खुद करती है, जिससे दोनों को सपोर्ट मिलता है. फार्मर्स को पैसे मिल गए उसने जो क्रॉप्स उगाए थे और जो कंज्यूमर थे उन्हें सस्ते मिल गए. देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ विच आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ एक्टिविटीज़ सबसे बेसिक हैं जो गवर्नमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है कि भाई सबसे पहले ये काम लोगों के लिए करना है. द गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, इस पर खर्च करना है. प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इन वन एग्जाम्पल. सबके पास हेल्थ पहुँचे, सबको जो है एजुकेशन मिले. वी हैव डिस्कस सम ऑफ दीज इशूज़ इन द फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस करा था डेवलपमेंट में. रनिंग प्रॉपर स्कूल्स एंड प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन पर्टिकुलरली एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई क्वालिटी एजुकेशन मिले और स्कूल प्रॉपरली रन कर पाएँ. इंडिया साइज ऑफ इलिटरेट पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पर ये तो हमें पता है कि हमारे देश में जो इलिटरेट पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अनपढ़ हैं, जिन्होंने स्कूल एजुकेशन भी नहीं लिए या नहीं ले पा रहे. सिमिलरली वी नो दैट नियरली हाफ ऑफ इंडिया चिल्ड्रन आर माल न्यूट्रिशन. और हमें ये पता है कि बहुत से बच्चे जो इंडिया के हैं वो कुपोषित हैं, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल रहा है. एंड अ क्वार्टर ऑफ देम आर क्रिटिकली इल. और बहुत से तो बहुत बुरी तरीके से बीमार हैं, अजीब अजीब या बड़ी बड़ी बीमारियों से बेचारे बच्चे जो हैं वो ग्रस्त हैं. वी हैव रीड अबाउट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हमने IMR के बारे में पढ़ा था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ठीक है. द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ उड़ीसा 45, मध्य प्रदेश 47. तो आप देख सकते हो रेट क्या जा रहे हैं स्टेट्स के. इज़ हायर दैन सम ऑफ द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. तो वर्ल्ड की कोई अगर आप कंट्री की बात करेंगे पुअर कंट्री की, तो उससे भी ज़्यादा है एक स्टेट का हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है. गवर्नमेंट ऑल्सो नीड टू पे अटेंशन टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. भाई गवर्नमेंट को इस चीज़ पे भी ध्यान देना है कि ह्यूमन का डेवलपमेंट हो हर तरीके से. सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. भाई रोड ही नहीं चाहिए, पीने को साफ़ पानी मिलना चाहिए. हाउसिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए फॉर पुअर एंड फूड एंड न्यूट्रिशन. ये सारी चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए. इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट एंड मोस्ट इग्नोर्ड रीजन्स. तो जो सबसे गरीब लोग हैं, जो बिल्कुल इग्नोर हैं, जिनका कोई ख्याल नहीं रखना है, ऐसे लोगों का भी ख्याल गवर्नमेंट को ही रखना है ऑफ द कंट्री थ्रू इंक्रीज स्पेंडिंग इन सच एरियाज. कैसे रखेगी कि इनके ऊपर इन लोगों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें, इनकी ज़रूरतों को जो है पूरा करा जा सके, हर तरीके से इनको सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ. तो इन सब चीज़ों से जो है और गवर्नमेंट जो है कर सकती है इन लोगों का फ़ायदा. तो ये था हमारा चैप्टर सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकनॉमी जो आपने पढ़ा. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सेक्टर और इनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा. ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के बारे में पढ़ा आपने. फिर आपने अभी पढ़ा ओनरशिप के हिसाब से प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर क्या है. तो मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. जिसने प्रीवियस पार्ट कोई भी मिस करे तो प्लीज़ जाके देख लो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली दैन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड also hit the bell button. We'll meet with the next with a new video in the next class. Till then, take care. Bye bye.